दोस्तों ऑस्ट्रिच की दीवारें अगर बोल सकती तो ये चिल्लाती, क्योंकि इन्होंने इंसानियत पर हुई बर्बरता की ऐसी भयानक तस्वीरें देखी हैं जिनकी मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलती। जो लोग यहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि ये जगह किसी हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं है। वो बताते हैं कि उन्हें यहाँ बुरी ताकतों का अनुभव होता है। यहाँ के वातावरण में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है कि मानो कि यहाँ परिंदों ने भी चहचहाना छोड़ दिया है। ये नाजियों द्वारा बनाए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स है जो आज से करीब 80 साल पहले तब बनाए गए थे जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला इवेंट होलोकॉस्ट हुआ था। अब दोस्तों इन होलोकॉस्ट में लाखों यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, जिनमें सबसे फेमस केस है एने फ्रैंक का। अब दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं होलोकॉस्ट और एने फ्रैंक के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों मेरा नाम रोलेक्स और चलिए शुरू करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड को। Of all their evil actions, nothing defines the Nazis like the final solution. The murder of some 6 million Jews. But how did they get an entire nation to buy into the wholesale slaughter of an innocent race? They're performing murder and terrible crimes, but at the same time trying to make it look as though it's correct. On June 12, 1942, a young girl received a diary for her 13th birthday. The gift was given during one of the most turbulent and bloody chapters in modern history. Just a decade before, a terrifying force had been unleashed in Germany. The Nazi Party, led by Adolf Hitler, took power and began to systematically persecute the German Jewish population. दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी और उसके कोलैबोरेटर्स ने जो यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार किया था उसे ही होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये होलोकॉस्ट शब्द एंशिएंट ग्रीक से आया है और इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस बाय फायर। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी बड़ी तादाद में हुई लोगों की हत्या को बयान करने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता था, लेकिन 1945 के बाद यह शब्द पूरी तरह से यूरोपीय यहूदियों का कत्लेआम का पर्याय बन गया था। दोस्तों 1933 में हिटलर के पावर में आने से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक नाजियों ने करीब 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था, जहां पर उनके ऊपर काफी सारे टॉर्चर किए जाते थे और बाद में उनके ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिसमें लाखों यहूदियों की मौत हो गई थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये होलोकॉस्ट हुआ ही क्यों था। तो पहले इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जो नाजी लोग थे वो यहूदियों को सारे फसाद की जड़ मानते थे। उन्हें लगता था कि यहूदी नहीं होंगे तो कोई भी फसाद की जड़ नहीं होगी। इसके अलावा वो यहूदी से काफी ज्यादा नफरत करते थे और वो चाहते थे कि पूरे यहूदियों को सफाया कर दिया जाए। अब दोस्तों वो अपने इस मंसूबे में काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप की लगभग आधी से ज्यादा यहूदी आबादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है कि आखिर जो नाजी लोग थे वो यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करते थे और जो हिटलर है वो यहूदियों को मारना क्यों चाहता था। अब तो इसका सबसे बड़ा आंसर है जो कि है रिलीजियस कारण। अब तो हिटलर था वो एक ईसाई था और जो बाकी लोग थे वो यहूदी थे जो कि एक दूसरे धर्म से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पर ईसाइयों को लगता था कि जो जीसस थे उनकी मौत का कारण ये यहूदी थे जिन्होंने कि उनको सूली पर चढ़ाया था। इसके कारण वो इन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे। अब यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि मान लो जो यहूदी लोग अपना धर्म छोड़कर ईसाई बन जाते तो क्या उन पर होने वाले अत्याचार खत्म हो जाते। तो वह इसका सीधा सा आंसर है नहीं, क्योंकि जो यहूदी लोग थे उनको हिटलर था वो एक अलग रेस का मानता था और जितने भी जर्मन आर्यन लोग थे उन्हें एक अलग रेस मानता था जो कि काफी सुपीरियर रेस थी। इसके कारण वो चाहता था कि जितने भी यहूदी हैं उन्हें पूरे यूरोप से खत्म कर दिया जाए, ताकि ना तो जर्मन कम्युनिटी के प्रति खतरा हो और ना बाकी यूरोप पर। अब नाजियों को लगता था भले यहूदी अपना धर्म बदल ले, वो ईसाई बन जाए, पर फिर भी उनमें रहेगा तो यहूदी खून ही। इसलिए नाजी मानते थे कि सभी बुराइयों की जड़ ये यहूदी कौम ही है। नाजियों ने वर्ल्ड वॉर 1 की हार का कारण भी यहूदियों को ही माना था। अब दोस्तों ये था होलोकॉस्ट के पीछे का मेन कारण। अब दोस्तों इसके अलावा मैंने हिटलर के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया जिसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि कैसे हिटलर पावर में आया और कैसे वो अपनी गलती के कारण वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। अब अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो पर आई बटन में मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद नाजियों ने यहूदियों को खत्म करने का एक सोचा समझा प्लान बनाया जिसे वो कहते थे द फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूज क्वेश्चन, यानी कि यहूदी नामक खतरे से बचने के लिए अंतिम उपाय। और ये फाइनल सॉल्यूशन ही जूस जेनोसाइड का रूप लेने वाला था। Goebbels keeps up a stream of propaganda, carrying the insidious message that it's not the Nazis who are turning on the Jews. The Jews have brought this misery on themselves. For one of his slogans of the week, he uses a quote from Hitler. If the international Jewish financiers should succeed in plunging the nations once more into a world war, then the result will not be the victory of Jewry, but the annihilation of the Jewish race in Europe. इसके बाद जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप से यहूदियों को उनके घरों से निकालकर और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर एक जगह इकट्ठा किया जाने लगा और फिर उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स लोगों के लिए नरक से बदतर जगह होते थे, जहाँ पर सबसे ज्यादा बीमारी और गंदगी भरी रहती थी।
अब कैंप्स में पहुंचने के बाद इन लोगों से इनका सामान छीन लिया जाता था। आदमियों को औरतों और बच्चों से अलग कर दिया जाता था। जो लोग शरीर से कमजोर दिखाई देते थे उन्हें गैस चैम्बर में डालकर मौत के घाट उतार दिया जाता था, और जो काम करने के काबिल होते थे उन्हें दिन में लगभग 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था, और उन्हें केवल इतना खाना दिया जाता था ताकि वो केवल जिंदा रह सके। अब इन कैंप्स में यहूदियों को गंजा कर दिया जाता था और बाद में फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे ताकि उन्हें रियलाइज करा जा सके कि वो पूरे यूरोप में एक सेकंड क्लास सिटीजन है। अब इन कैंप्स में न जाने कितने मासूम यहूदी लोग भूख और बीमारी के कारण मारे गए। अब जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में सैकड़ों कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाए गए थे, जिनमें सबसे भयानक था पोलैंड का ऑस्ट्रिच कंसंट्रेशन कैंप्स, जिसमें लाखों यहूदी लोग मारे गए थे। Auschwitz, the Nazi death camp where more than 1 million people, mainly Jews, were murdered. People with families and friends. Ordinary people robbed of their future. Each had their own unique story of how they came to be at Auschwitz. Only a minority survived. And today, decades later, very few can explain what happened there as witness to its human terror. अब मई 1945 में अलाइड फोर्सेस ने नाजी जर्मनी को हराकर इन सभी कंसंट्रेशन कैंप्स को आजाद करवा लिया। इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत होता है और होलोकॉस्ट का भी। जर्मनी ने इस दौरान लगभग 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की हत्या कर दी थी। इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, पर जो जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में हुआ था वो शायद सबसे भयानक है। इसे अगर इतिहास का सबसे काला अध्याय कहा जाए तो शायद कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब दोस्तों हमने होलोकॉस्ट के बारे में तो जान लिया, चलिए एने फ्रैंक के बारे में जान लेते हैं, जो कि 13 साल की यहूदी लड़की थी जो कि हिटलर की क्रूरता का शिकार बनी थी। अब दोस्तों ये कहानी है 1940 की, जब एने फ्रैंक नाम की एक यहूदी लड़की, जिसे कि डायरी लिखने का बहुत शौक था, वो बचपन से ही अपने सभी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और ड्रीम्स को अपनी एक डायरी में लिखती थी। पर 1940 में हिटलर का आतंक पूरे यूरोप में फैला हुआ था। हिटलर की नाजी पार्टी के लोगों ने लाखों ज्यूस लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया था। अब दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जाने से पहले एने और उसकी फैमिली एक जगह पर छिपे हुए थे, जिसका की नाम था द सीक्रेट एनेक्स। और जो जर्मनी के नाजी लोग थे वो यहूदियों को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जा सके। और अब फाइनली वो दिन भी आ गया जब एने और उसकी फैमिली को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है, जहाँ पर 16 साल की उम्र में एने की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। इन 2 सालों के दौरान जब उसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया था, वो क्या फील करती थी, उसके मन में क्या थॉट आते थे, उसने इन सभी को अपनी एक डायरी में लिखा था, जिसे जब आप पूरी तरह से पढ़ोगे तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। क्या कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। अब दोस्तों एने का पूरा नाम था एनेलिस मरिया फ्रैंक, और उसका जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ था। एने के फादर का नाम ऑटो फ्रैंक और मदर का नाम एडिथ फ्रैंक था। साथ ही उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था मार्गोट फ्रैंक, जो कि उससे उम्र में करीब 3 साल बड़ी थी। एने के फादर कभी जर्मन आर्मी में एक ऑफिसर की पोस्ट पर काम करते थे, पर बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो एक बिजनेसमैन बन गए। अब तक दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर 1940 में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, और जो नाजी लोग थे वो यहूदी से काफी तरह नफरत करते थे। और वो करते भी क्यों ना, क्योंकि जो उनका लीडर था अडोल्फ हिटलर, वो खुद भी जो यहूदी लोग थे उनसे काफी ज्यादा खुंदस में था। अब दोस्तों बात तब हाथ से निकल गई जब 1933 में जो हिटलर था वो पावर में आ जाता है, जिसके बाद उसने यहूदियों को सीधा कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू कर दिया ताकि उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके। Hitler gets a tremendous ovation when leaving for his first cabinet meeting. The Nazi leader poses with his cabinet, which includes von Papen, seated on his left, who is now Vice-Chancellor. President von Hindenburg, temporarily living in the Chancellor's palace, waves a greeting to the multitude of demonstrators at the night parade. अब दोस्तों अपनी फैमिली को बचाने के लिए एने के फादर अपनी पूरी फैमिली को लेकर नीदरलैंड के एक शहर एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो जाते हैं। एम्स्टर्डम में आकर एने के फादर एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, जो कंपनी जेम्स बनाती थी। अब तक भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एने एम्स्टर्डम में एकदम खुश थी, वो फ्रीली खेल रही थी, स्कूल जा रही थी और वो हर वो चीज कर पा रही थी जो कि वो अपने आजाद जिंदगी में करना चाहती थी। बट इसकी खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि 1940 में नाजी जर्मनी ने हिटलर के ऑर्डर पर एम्स्टर्डम पर हमला कर दिया और केवल कुछ दिनों बाद एम्स्टर्डम पर कब्जा कर लिया और एने की फैमिली पर एक बार फिर से मौत की तलवार लटकने लगी। अब दोस्तों हिटलर ने जूस के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए थे और जहां पर वो रहते थे उनकी सोसाइटी के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया जाता ताकि वो वहां से भाग न सके और उन्हें पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जा सके। अब जो हिटलर था उसने घोषणा कर दी कि कोई भी जूस अपना बिजनेस नहीं चला सकता है और न अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, और ना चाहते हुए भी एने के फादर, जो कि खुद भी एक जूस थे, उन्हें अपना बिजनेस एक ईसाई बंदे को सौंपना पड़ा, पर पीछे से अपना पूरा बिजनेस वही रन कर रहे थे। अब 1940 में पूरे नीदरलैंड के ऊपर हिटलर का कब्जा हो चुका था और हर जगह से वो जूस को पकड़ रहा था और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बेच रहा था ताकि अपनी सनक को पूरा कर सके, जो कि थी पूरे यहूदी समाज को पूरी तरह से खत्म कर देना। पर दोस्तों अब रियल ट्रेवल यहीं से शुरू होने वाली थी, क्योंकि बात है 12 जून 1942 की और इस दिन एना का 13वां बर्थडे था और इसी दिन उसके पिता ने उसे एक डायरी गिफ्ट करी, क्योंकि एना को बचपन से लिखने का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए उसके फादर ने उसे डायरी गिफ्ट करी थी।
एंड एने ने अपनी न्यू डायरी में सबसे पहले कुछ ये शब्द लिखे थे, आई होप आई विल बी कन्फाइड एवरीथिंग टू यू एज आई हैव नेवर बीन कन्फाइड टू एनीवन, एज आई थिंक यू विल बी ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सपोर्ट। अब दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो एने की फ्रेंड थी जो कि उसकी सारी बातें सुनती थी, हमेशा उसके साथ रहती थी, जो कि थी उसकी डायरी। अब जो एने थी अपनी सारी दिल की बातें इसी डायरी के अंदर लिखती थी। जुलाई 1942 तक जो जर्मनी के लोग थे यानी कि नाजी लोग, उन्होंने जो यूस लोग थे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू कर दिया, वो भी जबरदस्ती। अब इन सबसे बचने के लिए जो एने की फैमिली थी वो यूएस जाने का प्लान बनाती है, पर उनका प्लान बार बार फेल हो रहा था क्योंकि जो यूएस वीजा था वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था। अब इसके बाद उन्होंने छिपकर रहने का प्लान बनाया क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अब दोस्तों एने के फादर ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी ही कंपनी में एक अपार्टमेंट बना लिया, 236 प्रिजन ग्रांट। ये वो जगह थी जो कि उस समय एम्स्टर्डम में थी। एक्चुअली छिपने की वो जगह थी जहाँ पर कंपनी के वेयर हाउस में जगह बनाई गई थी। ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा काम एने के फादर अकेले नहीं कर सकते थे, इसमें उनके बिजनेस पार्टनर्स और उनके काफी सारे जूस दोस्तों ने उनकी मदद करी थी। अब यहाँ पर एने की फैमिली पिछले 2 सालों से छिपी हुई थी और जो एने थी जो है कुछ भी यहाँ पर फील करती थी, जो कुछ भी उसके मन में आता था वो इस डायरी में लिखती रहती थी ताकि बड़े होने के बाद वो इस डायरी को पब्लिश कर सके। और उसे शायद पता नहीं था कि उसकी डायरी कभी भी पब्लिश नहीं होने वाली। अब दोस्तों 13 साल की एने को पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी के कुछ और दिन ही बचे हैं, क्योंकि उसके बाद उसे नरक में ढकेला जाने वाला था। 4 अगस्त 1944 को जो नाजी आर्मी थी उनको पता चल गया कि एक सीक्रेट जगह जिसका नाम सीक्रेट इंडेक्स है, वहां पर कुछ जूस लोग छिप कर रह रहे हैं। बस इसके बाद क्या था, जो नाजी आर्मी थी उसने वहां पर धावा बोल दिया और जितने भी जूस लोग वहां पर छिपे हुए थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया। और यहाँ पर जो एने फ्रैंक की फैमिली थी, जो उनके दोस्त की फैमिली थी, उन सभी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इसके बाद जो एने की फैमिली थी उसे वेस्टब्रुक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जिसके बाद जो एने की फैमिली थी उसे ऑस्विट्ज कैंप में भेज दिया जाता है। अभी वो आखिरी टाइम था जब एने ने अपने फादर को देखा था और उसके बाद उसने अपने फादर को कभी भी नहीं देखा। और यहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। अब दोस्तों 1 नवंबर 1944 को एने और उसकी बहन को एक अलग जेल में डाल दिया गया। ये एक सेपरेट जेल थी और इस जेल का नाम था बर्गर बेल्सन। ये जर्मनी में बना एक कंसंट्रेशन कैंप था। इस तरह से वो अपने पिता से तो बिछड़ी, अब वो अपनी माँ से भी अलग हो गई। बर्गर बेल्सन की जेल बहुत ज़्यादा कैदियों से भरी हुई थी, जिसकी वजह से ये एक ओवर क्राउडेड कैंप बन गया था। ओवर क्राउडेड होने के कारण यहाँ पर कई तरह की बीमारियां और इन्फेक्शन फैले हुए थे, जिसकी वजह से दोनों बहनों को टाइफस हो गया। अब दोस्तों जो टाइफाइड डिसीज होती है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि गंदगी में फैलता है। और इस जेल में तो पहले से काफी ज्यादा गंदगी थी और उसके कुछ दिनों बाद जो मार्गरेट थी उसका शिकार बन जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जो एने थी वहाँ पर पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी, उसको उसके माँ बाप से पहले ही अलग कर दिया गया था और इस जेल में उसकी बहन की भी डेथ हो जाती है और इसके कुछ दिनों बाद ही एने की भी डेथ हो जाती है। अब दोस्तों इस तरह से खस्ता खेलता परिवार, जिसे कि ये तक नहीं पता था कि आखिर उनकी गलती क्या है, आखिर उन्होंने क्या जुर्म किया है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मुझे यहाँ पर एने के लिए काफी ज्यादा दुख हो रहा है, जो कि दुनिया को काफी ज्यादा अच्छा मानती थी और ये सब उसने अपनी डायरी में भी लिखा था। आई स्टिल बिलीव इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग पीपल आर यू ट्रूली गुड एट हार्ट। एने को लगता था कि लोग भले बुरा काम करते हैं पर वो दिल से अच्छे हैं, पर शायद यहाँ पर वो पूरी तरह से गलत थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि इसे अच्छा मानते हैं। अब दोस्तों जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये सब हमें एने की डायरी से पता चला है। एने ने अपनी डायरी में काफी कुछ लिखा था जिसके ऊपर बाद में काफी सारी मूवीज, हॉलीवुड सीरीज, टीवी शोज और डॉक्यूमेंट्रीज बनी। अब एने बचपन से ही चाहती थी कि उसके नाम की भी कोई बुक पब्लिश हो ताकि लोग उसके विचारों से कुछ सीख सके। हालांकि उसका यह मकसद तो पूरा हो गया, पर यह सब देखने के लिए खुद जिंदा नहीं रही। दोस्तों कंसंट्रेशन कैंप्स इतिहास का वो काला अध्याय है जिसमें हजारों परिवार बर्बाद हो गए। एने का भी पूरा परिवार बर्बाद हो गया जिसमें केवल उसके पिता ही सर्वाइव कर सके, जिसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट कर जाते हैं। बाद में उन्होंने अपनी बेटी की डायरी को पूरी दुनिया के सामने रखा। जब लोगों ने इस डायरी को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि आखिर कैसे कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है। इसके बाद उन्होंने इस डायरी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। द डायरी ऑफ यंग गर्ल बेस्ड ऑन एने फ्रैंक, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एवर। पर इसका क्या फायदा हुआ? अब दोस्तों ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने होलोकॉस्ट और एने फ्रैंक के बारे में डिटेल से जाना। अब दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।